नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा की इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी 2025 के कंप्यूटर विषय से तैयारी करने वाले के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं बता दूं, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को लेके आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज नए ढंग से हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें, वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के डिस्कशन के अंदर क्या क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 11x1y बेस में 8 बराबर है 12c9 बेस 16 देन दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, मतलब ये एक ऑक्टल वैल्यू दिया है। यहां पर आपको 11x1y बेस 8 एक ऑक्टल वैल्यू है और ये बराबर है किसके, 12c9 बेस में 16 के है। मतलब ये डेसिमल क्या कहते हैं, 16 का मतलब हो गया हेक्सा डेसिमल और ये ऑक्टल, मतलब ये ऑक्टल का बेस एक होता है। ये एक ऑक्टल नंबर है और ये हेक्सा नंबर है। ठीक है, हेक्सा डेसिमल नंबर है। तो हेक्सा डेसिमल नंबर है तो हमको ये पूछा है कि आप x और y का मान बता दीजिए। मैंने यहाँ पर जो x दिख रहा है और यहाँ y दिख रहा है, इसका मान बताइए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस राइट साइड के में हम लिख के लाए हैं कहां पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको हम बहुत अच्छे से आज देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हमको क्या दिया है, ये ऑक्टल वैल्यू है जहां पर दो वैल्यू मिसिंग है, एक x और एक y के फॉर्म में मिसिंग है। और लेकिन यहां पर एक ये जो 16 वैल्यू दिया है, 16 जो हेक्साडेसिमल नंबर है, क्या है 12c9 और बेस जो है ना 16 ये दिया है। इसको पहले क्या करते हैं हम ना, इसको सॉल्व करके एक ऑक्टल वैल्यू निकाल लेते हैं। माने इस जितना भी हेक्सा डेसिमल नंबर दिया है इसको हम ऑक्टल वैल्यू निकाल लेंगे और वही ऑक्टल को ऑक्टल से रिलेट कर देंगे और फिर हमको एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। आइए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्या कहते हैं हेक्सा को हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर जो डेसिमल आएगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे। यही करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। ये हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू ये 1 लिखे हैं ये वाला और इसके आगे कितना डिजिट, 3 डिजिट है, 16 के पावर 3 हो जाएगा। प्लस अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, हेक्सा को डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर लिखेंगे 2 इंटू 16 के पावर 2 प्लस c इंटू 16 के पावर 1 प्लस 9 इंटू 16 के पावर 0। देखिए अभी हम ये सारा वैल्यू लिखे हैं ना, ये क्या किए हैं, ये पहले 1 को लिए फिर 1 इंटू इसके आगे कितना डिजिट था तो 16 के पावर उतना डिजिट दे दिए। ये जो प्रोसेस है ना, ये हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का। फिर 2 है तो 2 के आगे 2 डिजिट था तो 16 के पावर 2 लिख दिए। फिर c है तो c इंटू 16 के पावर 1 लिखे, फिर 9 इंटू 16 के पावर 0 लिखे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 16 16 है 256 और 256 को जब 16 से गुना करेंगे तो क्या आएगा बताइए। 16 16 256 उसको 16 से गुना कर लिए, 6 6 1 36, 6 5 30 और 3 33 6 दूना 12 और 3 15 और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 ही आएगा। जोड़ दीजिए इसको, 6 9 5 5 10 और 2 2 4, 4096 हुआ। मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन किए तो 4096 आया। इंटू 1 मतलब 4096 ही होगा। प्लस ये देखिए 16 16 है 256 है, 256 को जब 2 से गुना करेंगे तो 512 हो जाएगा। चलिए लिख दिए। प्लस सी का वैल्यू क्या होता है, हेक्साडेसिमल में आप जानते होइएगा 0 से लेके 9 तक और ABCD से लेके F तक ABCDE और F होता है। तो 9 हो गया, फिर 10 के लिए A लिखते हैं, B के लिए 11, C के लिए 12। तो यहां लिखेंगे 12 गुना 16 का और 1 माने 16 प्लस 9 इंटू 16 के पावर 0 मतलब 1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4096 प्लस 512 अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 192 आ जाएगा। 12 गुना 16 192 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा।
इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लीजिएगा तो क्या आएगा, तो देखिए 6 2 8 8 2 10 9 19, हाथ में 1 10 1 11, 11 और 9 20 के जीरो, हाथ में 2 2 हो जाएगा, तो 5 2 7 1 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, माने 4809 हो गया। तो यही 4809 जो आया है ये डेसिमल वैल्यू आया है, डेसिमल वैल्यू। मतलब ये हेक्सा था ना, इसका डेसिमल कन्वर्ट कर ली। हेक्सा को पहले डेसिमल निकाल लिया, डेसिमल से ऑक्टल निकाल लेंगे, ऑक्टल को इक्वेट कर देंगे, एक्स वाई मान, एक्स और वाई का मान निकल जाएगा। चलिए देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर मिटा लेते हैं, फिलहाल इसको मिटा देते हैं। हमको मिल गया वैल्यू 40 4809, क्या कैसे निकाले वो आपको बता चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होइएगा। चलिए अब यहां देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे हम, इस 4809 को, 4809 जो डेसिमल वैल्यू है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, इस तरह से 8 से भाग लगाएंगे। तो 8 छक डेसिमल से ऑक्टल जाना हो तो उसके बेस से भाग लगाते हैं, जिसमें जाना है उससे। अगर हमको डेसिमल से हेक्सा में जाना होगा तो फिर हेक्सा के बेस से भाग देंगे। जैसे यहाँ पर हमको क्या करना, डेसिमल वैल्यू है ये, इससे हमको ऑक्टल में जाना है, तो ऑक्टल का जो बेस है 8 से भाग लेंगे, निकाल लेंगे मान। देखिए तो क्या होगा, 8 छके 48, 0 8 इकाई 8, रिमाइंडर क्या बचा 1, इधर लिख दिए। फिर 8 से भाग लगाएंगे, 8 7 56 और 4 7 4 पर 0, 8 5 40, रिमाइंडर क्या बचा 1, फिर इसे लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे, 8 9 72 और 3 लिख देंगे। फिर 8 से भाग लगाएंगे, 8 इकाई 8 1 9, 1 हो जाएगा। अब ये हो गया। अब नीचे से ऊपर वैल्यू को लिख लेंगे, तो नीचे से जब ऊपर की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा 1 1 3 1 1, बेस में 8, यही आएगा। मतलब हमको ऑक्टल वैल्यू प्राप्त हो गया। अब इसी ऑक्टल वैल्यू को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। देखिए इसी ऑक्टल वैल्यू को हम अब कंपेयर करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब ऑक्टल वैल्यू क्या आया है, 1 1 3 1 1, बेस में 8, और यही ना ऑक्टल वैल्यू इसके बराबर है। तो क्या है 1 1 x 1 y, बेस में 8। कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए, 1 है तो 1 है, चलिए ठीक है, ये भी 1 है, एकदम सही है। और x लिखा हुआ है तो x की जगह क्या है 3, माने x का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। उसी तरह ये 1 है तो 1 से 1 कंपेयर हो गया, y का मान कंपेयर कीजिए तो 1 आ गया, तो y का मान 1 आ गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 3 और y बराबर 1। ये इस क्वेश्चन का जवाब है जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ पाए होंगे, समझ गए होंगे। देखिए अगर किसी तरह का डाउट रहता है ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको अगर किसी तरह का डाउट रहता है डाउट भेजिए वहां, और जुड़े रहिए मेरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए पहले, तब आपका मतलब अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि आइए थोड़ा सा क्वेश्चन देखे तो निकल गए, नहीं, थोड़ा सा चीज को पसंद करिए। और उम्मीद करते हैं कि हम पूरी तरह से एफर्ट लगा रहे हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। पहले क्या किए हम, ये माने ऑक्टल वैल्यू को, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल आपस में इक्वेट करके एक्स और वाई का मान निकालना था। तो पहले क्या किए, हेक्साडेसिमल के सॉल्व करके पहले डेसिमल निकाल दिए, जो आया 4809, और डेसिमल आया, उस डेसिमल को फिर क्या किए, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए, बेस 8 माने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिए, और उस ऑक्टल को पहले वाले ऑक्टल से इक्वेट करके एक्स और वाई का मान निकाल दिए, जो आया 3 और 1 आया। उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सेलेक्ट दी ट्रू स्टेटमेंट फॉर कंपाइलर। कंपाइलर के बारे में क्या सही है वो बताने के लिए है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, सेलेक्ट मतलब कंपाइलर के बारे में बताना। देखिए कंपाइलर क्या है ना, एक ये क्या करता है, कंपाइलर को हम लोग सबसे पहले ट्रांसलेटर बोलते हैं। ट्रांसलेटर कहने का ये मतलब हुआ, ये कंपाइलर जो होता है ना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर, हाई लेवल कोड, हाई लेवल लैंग्वेज को, जो हाई लेवल के अंदर जो कोड किया जाता है, हाई लेवल के अंदर जो कोड किया जाता है उसको सोर्स कोड कहते हैं, और लो लेवल में कोड में कन्वर्ट हो जाता है
उस कोड को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल कोड को लेता है और लो लेवल में वो कन्वर्ट कर देता है। ये कंपाइलर है। ट्रांसलेटर, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबके साथ कंपाइलर लगा होता है, क्योंकि हम लोग जो कोड करते हैं हाई लेवल में करते हैं, अपने सिंटेक्स, इंग्लिश के सिंटेक्स का यूज करके हम लोग कोड करते हैं, लेकिन कंपाइलर मेरा कोड को नहीं समझता है, तो वो क्या करता है, मेरे कोड को लेता है और ट्रांसलेट करके लो लेवल कोड में कन्वर्ट करके तब देता है मशीन को, तो मशीन उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। ठीक है, ये कंपाइलर है। तो यहां पर क्या कहता है, देखिए पहला ऑप्शन है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, मतलब कंपाइलर को जो इनपुट देते हैं हम लोग वो सोर्स प्रोग्राम है। स्वाभाविक है, कंपाइलर को हम लोग सोर्स कोड देते हैं। ये जो सोर्स कोड देख रहे हैं यही तो कंपाइलर एज अ इनपुट लेता है। कंपाइलर एज अ इनपुट, कंपाइलर ये सोर्स कोड को लेता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोड में हम लोग को रिटर्न करता है, माने एज अ आउटपुट, एज अ आउटपुट जो है ये सोर्स कोड हम ऑब्जेक्ट कोड रिटर्न करता है। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, तो सही बात है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम ही होता है कंपाइलर को जो इनपुट लेता है वो। अगला है 2 नंबर, इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, स्वाभाविक है, तो सही है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, मतलब जो आउटपुट के रूप में कंपाइलर रिटर्न करता है वो आउटपुट ही होता है जो ऑब्जेक्ट कोड होता है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द एबव, माने ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तीनों सही होने के कारण ऑप्शन नंबर डी है। जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन ए बी नहीं लगा चल जाएंगे, पहले पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे और वहां से आपको जो ऑप्शन सही लगे तब लगाना है, क्योंकि यहाँ देखे तीनों आंसर सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, जैसे बहुत लोग गलती करके क्या करते होंगे, अगर गलती हो जाता है बाय मिस्टेक कि अगर वो ऑप्शन नंबर बी लगा दिए, आज कहे कि हम सही तो बना के आए हैं, सही है स्टेटमेंट, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और बी सी पर विचार नहीं किए, जिसके कारण गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरिएबल का नाम, अच्छा देखिए वेरिएबल क्या होता है, एक वेरिएबल एक क्या होता है, वेरिएबल एक स्कोप होता है जिसके अंदर डेटा को होल्ड करने के यूज किया जाता है। वेरिएबल एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा वेरिएबल एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लेवल है जिसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और वो वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वेरिएबल में स्टोर हुआ, वेरिएबल जाके मेमोरी कंज्यूम करता है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, जो भी होता है वो स्टोर होता है। वेरिएबल को बनाने के लिए बहुत सारा रूल्स है। ठीक है, जैसे वेरिएबल का रूल आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। रूल क्या कहता है वेरिएबल का, वेरिएबल के पहला रूल बोलता है वेरिएबल का जो नाम है उसका पहला लेटर अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट होना ही चाहिए। कोई भी पहला नाम, पहला वेरिएबल के नाम के पहला अक्षर जो है ना सिंबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ सिंबल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में सिंबल का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, माने अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी सिंबल वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अगला बात, वेरिएबल के नाम में पहला लेटर अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1AB, ये वेरिएबल नहीं होगा, लेकिन अगर AB1 लिखे तो ये वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर क्या किया, 1 2 3 वेरिएबल, ये वेरिएबल का नाम नहीं है, गलत हो गया। ये वेरिएबल के रूप में अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के नाम में अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, तो ये सही है, अंडरस्कोर लगा हुआ है। यहां पर देखिए माय वेरिएबल, ये भी सही है। वेरिएबल का रूल और क्या बोलता है, कोई भी स्पेशल कीवर्ड को वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। बहुत सारा स्पेशल कीवर्ड देखने को मिलता है आपको, हम C++ का जो कोर्स स्टार्ट करें वहां पर आपको पूरा लिस्ट बता देंगे। ठीक है, माने आज होगा तो आज ही C++ का भी आ जाएगा वीडियो। देखिए, तो कीवर्ड जो है ना स्पेशल कीवर्ड, वो कीवर्ड को वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए int इक्वल टू 5, ये वेरिएबल नहीं है, क्योंकि आई अल्फाबेट तो है, वेरिएबल के रूल को फॉलो कर रहा, लेकिन ये स्पेशल कीवर्ड है इंट, इसलिए वेरिएबल नहीं बना सकते इसको। क्लियर, ये इसलिए गलत हो जाएगा।
तो देखिए इसका आंसर एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन दो गलत हो जाएगा। और यहां पर क्या पूछा है, नॉटे तो पूछा था, कौन सा वेरिएबल नहीं है ये पूछा गया है, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा बी। बी जो है वेरिएबल नहीं है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के पास चलेंगे। वेरिएबल के नाम को हम कैपिटल लेटर में लिखे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सब चल सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, क्योंकि वेरिएबल का नाम ऑप्शन नंबर 1 2 3 वेरिएबल नहीं हो सकता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है। क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। मतलब एरे के बारे में बताइए। मैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे पर कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर चेकआउट करें, इस चैनल पर जाए, वहां पर प्लेलिस्ट में आप जाके प्लेलिस्ट क्या, इसी चैनल माने इसी वीडियो के अंदर जो है ना वो आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पढ़िए। वो कंप्लीट जो है हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे खत्म कर चुके हैं एक वीडियो के अंदर। फिर अभी एक वीडियो के अंदर हम स्टैक खत्म करने वाले हैं, क्यू खत्म करने वाले, लिंक लिस्ट, डेट, ग्राफ, ट्री, ये सारा खत्म करने वाले हैं। तो चलिए इसमें पढ़िए क्या कहता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे जो है ना डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे का क्या फायदा है। पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, एलिमेंट ऑफ मिक्स्ड डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड। गलत हो गया। अगर आप एरे के वीडियो देख के ये वीडियो देख रहे हैं, एरे के बारे में जान रहे हैं, तो आपको तुरंत ऑप्शन 1 नंबर काट देना चाहिए, क्योंकि एरे का जो डेटा होता है ना सिमिलर टाइप होता है। एरे के अंदर जो डेटा होता है ना वो सिमिलर होता है, माने सारा का टाइप जो है ना सिमिलर, एक रंग होगा। अगर इंटीजर का है तो सारा इंटीजर, फ्लोट का है सारा फ्लोट, करेक्टर का है सारा करेक्टर होगा। क्लियर है ये चीज है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे, माने कहता है एरे के एलिमेंट को इजी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चल देखते हैं आगे। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, कहता है एरे का जो है ना वो इंडेक्स, एरे का जो एलिमेंट है, इंडेक्स पहला एलिमेंट वो स्टार्ट करता जी 1 से। ये गलत हो गया ना। अगर आप एरे जान रहे हैं तो एरे का जो इंडेक्स है ना वो इंडेक्स स्टार्ट करता है 0 से और लेंथ -1 तक जाता है, मतलब जितना साइज होता है उससे 1 कम जाता है। जैसे अगर एक एरे बना रहे हैं यहाँ पर, तो इसका इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो पहला जो एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट करता है। ये गलत बोला है, इसलिए सी भी कट गया। अब जब सी कट गया तो अब बी समझ लीजिए, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एन एरे। अब कहता है एरे के एलिमेंट को इजी है एक्सेस कर लेना, तो स्वाभाविक है एरे के एलिमेंट को आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उसके इंडेक्स से हम उसको आसानी से एक्सेस कर लेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 5 क्या कहता है, ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है आफ्टर परफॉर्मिंग फ्लोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। मतलब ये कुछ स्टेटमेंट दिया है और इसका ऑपरेशन करने के बाद हम लोग को क्या आउटपुट आएगा वो पूछ रहा है। पहला कहता है इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, इंसर्ट रियर, ये सब रियर फ्रंट। चल देखिए पहले एक बात समझ लीजिए, हमको दो चीज यहां देखने को मिलता है, एक फ्रंट, दूसरा रियर। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो वहां पर फ्रंट और रियर जो है ना ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल यूज होता है क्यू के अंदर। ठीक है, वैसे भी हम क्यू का वीडियो बहुत जल्द लाने वाले, क्योंकि अभी अगला वीडियो स्टैक पर रहेगा और स्टैक के बाद क्यू पर वीडियो पर आएंगे, तो वहां पर ये कंप्लीट बता देंगे। अभी फिलहाल समझिए, ये फ्रंट और रियर देख लिए, इससे समझ गए कि ये क्यू का क्वेश्चन है। अब आइए मतलब क्यू बनाएंगे, तो चलिए क्यू बनाते हैं। क्यू एक डिजाइन करते हैं। क्यू एक लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है और उसको हम वहां पर 2 पॉइंटर वेरिएबल काम करता है, एक रियर और फ्रंट, रियर और फ्रंट काम करता है। मतलब यहां पर एक रियर और एक फ्रंट, माने फ्रंट और रियर 2 पॉइंटर वेरिएबल काम करता है। अब यहां पर क्यू के भी बहुत टाइप है, सिंगल क्यू, डी क्यू, डबल इंडेड क्यू कहते हैं उसको, और एक सर्कुलर क्यू होता है। अब यहां पर देखिए एक होता है सिंगल क्यू, ठीक है, लिनियर क्यू कह सकते हैं, और एक होता है डी क्यू और एक होता है सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू। अब यहां पर देखिए हमको सिंगल क्यू में क्या होता है, सिंगल क्यू में क्या होता है,
क्या कहते हैं, फ्रंट से, माने पहले समझ लीजिए क्यू जो होता है ना वो फीफो टेक्निक पर काम करता है। फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। फर्स्ट इन माने पहला इन, जो पहले आया, इन माने पहले इन आया है और वही पहले जाएगा। मतलब क्यू का मतलब पंक्ति। मान लीजिए एक लाइन में खड़ा होते हैं तो जो लाइन में टिकट लेने की लाइन में खड़े होते हैं, तो जो लाइन में पहले आया है, पहले लगा है, और उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, ऐसे लगता है, तो जो पहले आया है ना वो पहले ही जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग सबसे फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है फ्रंट, ठीक है, और सबसे मान लीजिए यहां पर 5 7 6 2, और सबसे अंत वाला जो एलिमेंट होता है उसको डिनोट करता है रियर। अभी थोड़ा सा हम क्यू का बात बता रहे हैं, क्योंकि क्यू जैसे ही समझ आएगा ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए तो अब क्या है, रियर और फ्रंट समझे, कोई भी इंसर्शन का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट जिसको हम लोग पुश कहते हैं, पुश का जो भी ऑपरेशन होगा वो रियर से होता है, माने रियर से इंसर्ट होगा और फ्रंट से पॉप होगा। माने पॉप का ऑपरेशन जो है, या इसको हम लोग डिलीट बोलते हैं, ठीक है, ये डिलीट नहीं कर सकते, यहाँ पे पॉप कहिए, पॉप माने बाहर निकलना। तो पॉप ऑपरेशन जो होगा वो फ्रंट से होगा, फ्रंट से बाहर निकलेगा, और पुश से इंसर्ट होगा। ये चीज है, ये सिंगल क्यू अगर है ऐसा तो वहां पर ये लॉजिक होता है। लेकिन डी अब यहां पर क्या कहता है, देखिए इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट फ्रंट, और फिर क्या क्या, माने फ्रंट से हम लोग डिलीट सोच रहे हैं, बाहर निकालते हैं, फ्रंट से इंसर्ट ही कर रहा है। देख रहे इंसर्ट कर रहा है, फ्रंट से इंसर्ट हो रहा है, फ्रंट से इंसर्ट हो रहा है, डिलीट भी फ्रंट से कर रहे हैं, माने इंसर्ट भी या डिलीट दोनों काम हो रहा है फ्रंट से। और यहां देखिए फिर आगे इंसर्ट रियर, डिलीट रियर और इंसर्ट रियर। अब देखिए यहां पर क्या है कि दोनों साइड से इंसर्शन और डिलीशन का काम हो रहा है। ये स्टेटमेंट पढ़ने से हमको ये मिला, तो इसका मतलब ये कौन सा क्यू होगा, तो ये क्यू होगा डी क्यू। डी क्यू, डी क्यू को हम लोग कहते हैं डबल इंडेड क्यू। डबल इंडेड क्यू जो है ना, वहां पर ऐसा लॉजिक होता है, माने उसमें दोनों साइड, दोनों पोजीशन से हम लोग पुश और पॉप का ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर फ्रंट तो होता ही जान चुके हैं, जैसे मान लीजिए 5 6 7 लिखे हैं, और ये हो गया रियर। अब यहां पर क्या है, एट ए टाइम ये क्या फ्रंट भी बन जाता है और रियर भी बन जाता है, रियर भी बनता है फ्रंट भी बन जाता है, दोनों साइड से। अगर फ्रंट होगा, फर्स्ट साइड से फ्रंट होगा तो वो क्या करेगा, डिलीट करने का काम करेगा, पॉप करने का काम करेगा। और अगर वो रियर बन जाएगा तो वहां से इंसर्ट करने का काम करेगा, माने इंसर्ट भी इधर से ही होगा और दोनों साइड से इंसर्शन माने पुश और पॉप का ऑपरेशन होगा, उसी को तो डीक्यू कहते हैं। और यहां पर यही क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर कुछ बात समझ पाए होंगे तो अभी क्वेश्चन को बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका जवाब ढूंढते हैं क्या होगा। चलिए, सबसे पहले ये कुछ दिया है तो एक काम करते हैं, हम एक क्यू बना लेते हैं, अपने मन से एक क्यू बना लिए, कोई साइज नहीं डिफाइन करते हैं, अपने मन से जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। मान लीजिए अपने मन से एक बॉक्स ले लेते हैं, मैंने एक सर्कल, जितने भी एलिमेंट के लिए बनाती है, कोई फिक्स नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम एक बना के रख लिए, एक डम्मी टाइप का। आइए, पहला क्वेश्चन कहता है इंसर्ट फ्रंट। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है इस एलिमेंट के अंदर क्या है, अभी फिलहाल ये क्यू क्या है, खाली है, तो खाली है तो रियर और फ्रंट दोनों में -1 वैल्यू है। -1 कहता है कि अभी ये दोनों, ये अभी दोनों नहीं, अभी ये क्यू जो है ना ये खाली है पूरी तरह से। अगर खाली मिलेगा तो इसका मतलब इसके अंदर जो है डेटा नहीं है। आइए फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर देखिए इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला, इंसर्ट फ्रंट। मान लीजिए फ्रंट यहां है, अभी फिलहाल इंसर्ट किया, 10 डाल दिया, फ्रंट आ गया यहां, चलिए ठीक है। रियर भी अभी यहीं होगा, रियर भी अभी यहीं होगा ना, क्योंकि रियर फ्रंट दोनों एक ही एलिमेंट है ना, तो रियर भी अभी फिलहाल यही है। आइए फिर क्या आता है, इंसर्ट फ्रंट। अच्छा, फ्रंट से फिर इंसर्ट करना है, तो जैसा ही फ्रंट से जब अगला वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो ये जो 10 है ना ये उठ के स्वैप हो जाएगा, यहां चला जाएगा और इसके जगह आ जाएगा 20। अब 20 आ जाएगा तो फ्रंट तो यही रहेगा, लेकिन रियर चेंज हो जाएगा, रियर चेंज होगा, क्योंकि रियर रियर चला जाएगा यहां, माने इस जगह अभी रियर
आ जाएगा। आइए आगे, अगला कहता है इंसर्ट रियर। अच्छा, रियर से इंसर्ट करना है, तो रियर से इंसर्ट जैसे ही करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 30 और रियर यहाँ चला जाएगा। मतलब रियर अभी वहां से हट के, यहां से हट के रियर अब कहाँ चला जाएगा, सो बताइए। रियर आ जाएगा यहाँ। चलिए ठीक है। अगला कहता है डिलीट फ्रंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट में क्या बोला, डिलीट फ्रंट, फ्रंट से डिलीट करना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिलीट कर लेते हैं। फ्रंट से जैसे ही डिलीट करेंगे ये वाला, तो 20 यहां से हट जाएगा। मतलब 20 यहां से हट जाएगा और 10 उठ के आ जाएगा यहां पर और 30 आ जाएगा यहां पर। तो कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आ जाएगा 30 और ये जगह खाली हो जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगा। और रियर भी, फिर रियर कहां चलाएगा सो बताइए। रियर जो है यहां आ जाएगा। चलिए ठीक है, अगला क्या स्टेटमेंट देखिए, ये वाला इंसर्ट रियर। रियर से इंसर्ट करना है तो 40 इंसर्ट कर लेंगे तो रियर अब यहां आ जाएगा। चलिए रियर हट गया यहां से। अब क्या अगला, इंसर्ट फिर से रियर। अच्छा, रियर फिर 10 इंसर्ट करना है तो 10 इनपुट कर दिए। अब क्या हुआ फिर बताइए, तो रियर फिर यहां से हट के रियर अब यहां आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब डिलीट रियर, रियर को डिलीट करना है, रियर को डिलीट करना है। पहले रुकिए, इसको मिटाने दीजिए, इसको मिटाते हैं। रियर को डिलीट करना है तो रियर से जैसे ही डिलीट करेंगे तो रियर अब यहां से हट जाएगा, ये वैल्यू हट जाएगा 10 और यहां चला जाएगा रियर। ठीक है, रियर आ गया, डिलीट रियर हो गया। अब क्या कहता है इंसर्ट रियर। अच्छा, रियर से इंसर्ट करना है तो रियर से इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए, बताइए आप। रियर से इंसर्ट करेंगे तो ये हट जाएगा यहां से। अब रियर के यहां पर एक रियर के जगह 15 आ जाएगा, यहाँ 15 आएगा, रियर इसको बताएगा। अब कहता डिस्प्ले। अब अगला अंतिम स्टेटमेंट डिस्प्ले। आप डिस्प्ले करेंगे वैल्यू को तो क्या क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा और 15 मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब है। और ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 10, 40, 10, 30, 40, 15 ऑप्शन नंबर सी में है। माने इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। यहाँ पर दोनों साइड से इन पुश और पॉप की ऑपरेशन हुआ है और यहाँ पर इसलिए इसको डीक्यू के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के पास आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, एरे का ही क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे। माने एरे का उपयोग करेंगे तो क्या उसका फायदा है, यही पूछ रहा है। एडवांटेज मैंने फायदा पूछा है। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन है। मैंने टीआरई 1 में भी एरे का क्वेश्चन आया था, यहां भी टीआरई 3 में पूछा हुआ। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है पहला, कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन। अच्छा, अगला है एबिलिटी टू स्टोर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। अच्छा, ये तो गलत हो गया क्योंकि डिफरेंट नहीं, सेम सिमिलर डेटा टाइप होता है। ऑप्शन नंबर सी में आ जाइए, रेंडम एक्सेस टू एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स। अच्छा, सही बात है। एरे जो बनता है, जैसे एक एरे है, एरे में जो भी डेटा होंगे इंडेक्स से अरेंजमेंट होंगे। जैसे 1 2 3 4 मान लीजिए 7 18 19 2 और 3 ये वैल्यू है। तो हम मान लीजिए इस एरे का नाम ए है, तो ए के मन करेगा तो ए के 2 का वैल्यू निकाल लेंगे, मन करेगा ए का 4 का वैल्यू निकाल लेंगे, मन करेगा ए का एक 0 निकाल लेंगे। माने रेंडम तौर से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब होगा सही। ऑप्शन नंबर 1 देखिए क्यों नहीं गलत है, कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन। मतलब कहता है माने एक फिक्स समय से इसको इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एरे में जो भी काम होगा वो इंडेक्स के थ्रू होगा और इंडेक्स से दूर निकालेंगे और उसके अंदर मतलब इंडेक्स से ही लूप चला के हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर इंसर्शन ये सब जो कांस्टेंट टाइम इंसर्शन है ना, ये स्टैक और क्यू पर उपयोगी होगा, क्योंकि वहां पर एक अलग से पॉइंटर वेरिएबल दिया है। जैसे स्टैक है तो वहां पर टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल, अगर क्यू है तो रियर और फ्रंट नाम का पॉइंटर वेरिएबल। इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स से हमको काम करना है, इसलिए वो कांस्टेंट टाइम नहीं हो। इसका सटीक जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा और सी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। तो हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप। अच्छा, प्रोटोटाइप क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल। देखिए क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना, तो सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है कि सॉफ्टवेयर बनने के बाद कैसा दिखेगा। ठीक है, वही तो प्रोटोटाइप है। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है,
एक वेबसाइट बनाना है, तो वेबसाइट का एक स्क्रैच कर लेते हैं पेज की, पेज पर हम बना ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ देखिए इस तरह से एक वेबसाइट होगा, इसका ये हेडिंग वाला पार्ट होगा, यहाँ पर हेडिंग लिखा होगा, इधर कुछ मेनू होंगे, इसके नीचे मतलब कुछ ऑप्शन होंगे, यहाँ पर मेनू होंगे, यहाँ पर होम अबाउट और इससे मेनू होगा, फिर यहाँ पर एक फोटो स्लाइड वाला होगा, राइट साइड में पोस्ट का ऑप्शन दे देंगे, बॉटम में क्या है ये फुटर रहेगा, और फिर इस फुटर पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, मेनू पर क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा। इसका एक स्क्रैच हम लोग डिजाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले, वही तो प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो प्रोटोटाइप बनाने से क्या बेनिफिट है सॉफ्टवेयर के अंदर, वही तो पूछा जा रहा आपसे क्वेश्चन। पढ़िए, पहला है टू सर्व एज ए फाइनल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब प्रोटोटाइप बना लेंगे तो फाइनल वर्जन हो जाएगा सॉफ्टवेयर का, एकदम फाइनल रेडी हो जाएगा। नहीं, प्रोटोटाइप एक डम्मी है जिसके बेस पर डेवलपमेंट होता है। माने जैसे घर का नक्शा बनाया जाता है, तो नक्शा भी एक जस्ट लाइक घर का एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो ये फाइनल वर्जन थोड़ी है, ये गलत हो गया। टू रिप्लेस डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डिटेल डॉक्यूमेंटेशन को रिप्लेस करता, नहीं, गलत है। अगला है टू स्पीड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सही बात है। मतलब प्रोटोटाइप जब पहले बना लेते हैं तो उससे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो प्रोसेस है फास्ट हो जाता है, जल्दी जल्दी हम डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि अभी आपके सामने एक वेबसाइट बना के दिखाए थे, इस तरह का मेनू, ये हेडिंग, ये बॉटम, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, फुटर में क्या रखेंगे, राइट साइड में पोस्ट वाले ऑप्शन में क्या रखेंगे। अगर ये सब चीज हम प्रोटोटाइप में डिजाइन कर लेते हैं तो डेवलपर को जब ये चीज को देंगे डेवलप करने के लिए, तो फास्ट डेवलप कर सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना सटीक जवाब होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बीपीएससी 3 का क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्राइमरी गोल क्या है, मकसद क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब हो गया, इंजीनियरिंग का मतलब एनालिसिस, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने की कंप्लीट प्रोसेस इंजीनियरिंग कहलाता है। क्लियर, तो यहां पर देखिए क्या करता है, टू राइट कोड एफिशिएंटली, मतलब कोड को राइट लिखना बहुत आसान है इंजीनियरिंग करने से। अगला देखिए, टू डेवलप सॉफ्टवेयर दैट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट्स विद इन बजट एंड शेड्यूल कांस्टेंट, सही बात है। मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो यूजर का रिक्वायरमेंट होता है उस सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें, साथ ही उसका जो बजट हो यूजर का, अगर कहे कि हमको 10,000 रुपए, 10,000 में ही हमको एक वेबसाइट बढ़िया बना देना है, हमको मेरा जो रिक्वायरमेंट सारा इस बजट के अंदर आ जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि आप उसको कहेंगे नहीं हम जो डेवलप करते हैं वो 20,000 में आपको लगेगा, नहीं। तो जो यूजर कह रहा है उस यूजर के रिक्वायरमेंट का पूरा भरपाई उसके बजट में कर देना है, डेवलप करके देना है, वही तो इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो यही तो चीज है। ऐसा नहीं कि हर समय हम कहेंगे इतना ही चल लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो इसलिए एक शेड्यूल टाइम में, मतलब एक जो शेड्यूल दे दिए कि हाँ इतना दिन में आपको डिलीवर कर देंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो उतना दिन में दे देना चाहिए, ये सब चीज इंजीनियरिंग का पार्ट है। अगला कहता है टू डेवलप सॉफ्टवेयर विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नहीं, गलत है। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ही डेवलप करेगा। अगर कोई यूजर आपसे पास आ गया कहता है, कोई क्लाइंट आ गया कहता है कैसे हमको एक सॉफ्टवेयर चाहिए लेकिन पुराना वर्जन में चाहिए, मान लीजिए कि हमको HTML में चाहिए नॉर्मल, उसमें आपको बूटस्ट्रैप नहीं लगाना, एकदम नॉर्मल चाहिए, तो क्या हम नहीं डेवलप करके देंगे, एकदम डेवलप करके देंगे। मान लीजिए कि कहेगा क्या, जैसे अभी कोई मार्केट में एक न्यू प्रोग्रामिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, अभी यूजर आया, क्लाइंट कोई डेवलप कराने मेरे पास आया, कहता है कि इसे हमको कुछ नहीं, हमको जावा में डेवलप करके दे दीजिए, हमको C++ में ही डेवलप करके दे दीजिए, क्या हम नहीं देंगे, देंगे, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही है। लेकिन यहाँ कहता है कि टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, गलत है ये। अगला क्या है, टू राइट कोड इफिशिएंटली, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यूजर का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके उसके बजट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग उसको डेवलप कर देना, वो सही बात है, और इसका ऑप्शन नंबर बी सटीक जवाब। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के पास आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बीपीएससी टीआरई 3 का ही क्वेश्चन है। पढ़िए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन वैलिडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो एट द एंड या सॉफ्टवेयर को बनाने के समय में ही तो सॉफ्टवेयर को हम टेस्ट करके देखते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है कि सॉफ्टवेयर सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यूजर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का अंदर आता है। ठीक है, बहुत सारा टाइप का सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। उसमें ये पूछा हमको कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या अंतर है। देखिए, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में अंतर है। ठीक है,
जैसे वेरिफिकेशन कहते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर किसी चीज का वेरिफिकेशन करवाते हैं। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कहीं ना कहीं कुछ अंतर है। कैसे? जैसे किसी को चेक कर ले, नॉर्मल चेक कर ले तो ऊपर से, हाँ ये सही है, जेन्युइन है, इसका फोटो है, इसका नाम है। अच्छा मान लीजिए कि कोई आधार कार्ड लेके आया, तो आधार कार्ड लेके आया और आधार कार्ड को हम क्या किए, देखे और कहे कि हाँ इसका ही फोटो है, फोटो मिला लिए, नाम भी मिला लिए, चलो ठीक है, तो ये एक वेरिफिकेशन कहलाएगा। लेकिन जब इसी चीज को कंप्यूटर पे लाके और इसका हम आधार नंबर डाल के हर एक फिंगरप्रिंट लगा के हर चीज जब चेक करे तो वो कहलाएगा वैलिडेशन। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए में कहता है वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट द सॉफ्टवेयर इज बग फ्री। मतलब वेरिफिकेशन जो है इंश्योर होता है कि पूरी तरह से सॉफ्टवेयर बग फ्री होना चाहिए। नहीं, बताइए, अगर हम आधार वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि चलो ठीक है, एक आधार कार्ड लेकर हाँ ठीक है, चलो वेरिफिकेशन करा, नाम इसी का है, फोटो इसी का मिला लिए और सब चीज मिल गया, तो कहेंगे चलो ठीक है वेरिफिकेशन इसका हो गया है। मान लीजिए वेरिफिकेशन हो गया बोल दिए, लेकिन क्या वो हो सके वो किसी दूसरे का फोटो लगा के आया होगा या किसी दूसरे का नाम पर वो अपना नाम डाल दिया होगा एडिट करके, वो जन्म तिथि एडिट कर दिया होगा। तो ये वेरिफिकेशन में कंप्लीट हम नहीं कह सकते हैं कि वो बग फ्री ही हो पाएगा। ठीक है, बग फ्री कंप्लीट हो पाएगा ये हम निश्चित नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सटीक जवाब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। लेकिन इधर देखिए, वाइल जबकि वैलिडेशन इंश्योर्स होता है कि मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, सही बात है, यूजर का पूरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगी, सही है। लेकिन ये वेरिफिकेशन के बारे में 100% सटीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, वेरिफिकेशन इज डन बिफोर कोडिंग। अच्छा, कोडिंग करने से पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एकदम सही है। इसलिए कर लेते हैं कि आप जो जावा में मान लीजिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो जावा में डेवलप करने के लिए डेवलपर दे दिया, डेवलपर नहीं, क्लाइंट बोल दिया कि हमको जावा में एक चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, तो अब क्या हुआ कि हम पहले एक तरह से वेरिफिकेशन कर लेंगे कि सही में ये जो जितना रिक्वायरमेंट दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सारा जावा में ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके अंदर के मॉड्यूल, उसके अंदर फंक्शंस के माध्यम यूज करके हम ये चीज बना पाएंगे, बना पाएंगे, वो वेरिफिकेशन के अंदर नहीं करते, एकदम सही है। लेकिन जबकि वैलिडेशन इज डन आफ्टर कोडिंग। अच्छा, जब हम सारा वेरिफिकेशन कर लिए, हम समझ गए कि जावा में इस क्लाइंट का सारा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके डेवलप किया जा सकता है, चलिए वेरिफिकेशन हो गया, अब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, सॉफ्टवेयर बन गया। अब आप बाद में जाके आप चेक करेंगे कि हाँ वहां पर हम नेम इनपुट कर रहे हैं, तो नेमे ले रहा है कि वहां पर क्या कहते हैं अल्फाबेट ले रहा है, नहीं अल्फाबेट तो नेमे होगा, अगर वहां पर नंबर भी इनपुट हो रहा है क्या नाम की जगह, ये सब चीज जब चेक करेंगे वो वैलिडेशन कहलाएगा। ठीक है, अब वहां पर बोलेंगे, मैसेज देगा, हाँ यहाँ पर आप नाम गलत इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पर चाहिए सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट, आप नाम आप नंबर दे रहे हैं तो गलत हो गया, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, वेरिफिकेशन चेक इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट। अच्छा, वेरिफिकेशन सही है, मैंने वेरिफिकेशन चेक करता है कि सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं है, मैंने सॉफ्टवेयर को बनाना सही है कि नहीं है। स्वाभाविक अभी जस्ट बोले, अगर वेरिफिकेशन के अंदर तो पता करते हैं कि जावा में डेवलप करना सही होगा कि नहीं होगा, सही बात लिखा। लेकिन वैलिडेशन चेक इफ द सॉफ्टवेयर इज राइट, सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। हाँ, अब वैलिडेशन में ये चेक कर पाते हैं कि जो सॉफ्टवेयर बनेगा बाद में, आफ्टर डेवलपमेंट के बाद जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सही से बनेगा कि नहीं बनेगा, वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही जवाब है और बी भी सही जवाब है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या कहता है, which SQL command used to add new row in database table। अच्छा, डेटाबेस के अंदर जो हम लोग डेटा रखते हैं परमानेंट बेसिस पर, जिससे वो डेटा किसी भी तरह के एप्लीकेशन में कहीं से भी वो शेयर कर सके, एक्सेस कर सके, और वो डेटा डेटाबेस में रखने से डेटा सिक्योर हो जाता है, उसको इलीगल कोई जिसको अथॉरिटी नहीं है, ऑथराइज नहीं है, वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। ये चीज डेटाबेस है। डेटाबेस पर कोई भी ऑपरेशन करेंगे हम लोग तो वहां पर एसक्यूएल कमांड लगाते हैं, एसक्यूएल कमांड लगाते हैं। एसक्यूएल लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, उसके अंदर हम लोग कमांड यूज करते हैं और डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन करते हैं। आपको हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ा चुके हैं, तो वैसे हम एसक्यूएल पर वीडियो लेके ही आएंगे, बता देंगे बढ़िया से। यहां पर क्या कहता है, डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल के अंदर न्यू रो बनाना है। अच्छा, डेटाबेस पर मॉडिफिकेशन करना है, तो डेटाबेस पर कोई भी मॉडिफिकेशन की काम होगी नहीं, डेटाबेस के अंदर डेटा पर मॉडिफिकेशन है, ये रखिए। तो देखिए, आपको 3 तरह का डेटा एसक्यूएल कमांड दिखने को मिलता है, लैंग्वेज मिलता है, डीडीएल,
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये चीज देखने को मिलता है। वो टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बहुत सारा होता है, लेकिन फिलहाल अभी 3 समझिए। तो डीडीएल के अंदर डेटा को बनाना, डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस के टेबल को बनाना, चेंजेस करना, डिलीट करना, ये सब चीज आता है। लेकिन डीएमएल जो है डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा पर जो मैनिपुलेशन करते हैं वो काम इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर एक नया रो को ऐड करना है, तो ये डीएमएल का पार्ट है। और डीएमएल के अंदर हम लोग न्यू रो को ऐड करना है, न्यू रो को ऐड करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है और ये टेबल है, जैसे देखिए ये स्टूडेंट टेबल बना हुआ है और यहाँ पर स्टूडेंट का एक आईडी है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस है, ठीक है। तो ये फील्ड बना हुआ है, इसमें हम को नया फील्ड ऐड करना है, एक रो ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। क्रिएट कमांड यूज करेंगे, सॉरी क्रिएट कमांड नहीं यूज करेंगे। क्रिएट कमांड तो टेबल को बनाने का है, वो डीडीएल का पार्ट है, डीडीएल का पार्ट है, ठीक है। ये इंसर्ट कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट, ठीक है। अभी देखिए हम करके कमांड लिख के दिखाते हैं, ये सही है, इसका जवाब सही, सी सही होगा। देखिए क्या है, न्यू रो को ऐड करने का क्या है, तो लिखते हैं हम लोग इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, मान लीजिए इस टेबल में ऐड करना है, तो क्या है नाम है टेबल का, स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसका लिखते हैं वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज लिखते हैं। अब क्या क्या वैल्यूज है, आईडी है तो मान लीजिए आईडी देते हैं 101 दे दिए, कॉमा, नेम है तो नेम मान लीजिए ABC दे दिए, कॉमा, एड्रेस है मान लीजिए दिल्ली दे दिए, DELHI दिल्ली। अब बताइए क्या हुआ, ये इस कमांड के माध्यम से, इंसर्ट कमांड के माध्यम से डेटाबेस के अंदर SQL कमांड के माध्यम से हम लोग एक नया रो को क्या किए, ऐड कर पाए हैं, नया रो को ऐड कर पाए, इसलिए इसका आंसर सी सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे तो वैसे SQL पर वीडियो लेके आएंगे, हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं खाली MCQ पढ़ा रहे हैं, हम चैप्टर वाइज भी पढ़ा रहे हैं। आप देखिए चैनल पर थोड़ा देखिए अच्छे से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। ये क्वेश्चन BPSC TRE 3 का क्वेश्चन है। कहता है इन रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज द प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है, तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक रो को, तो ये की यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, सही है। अगला कहता है की यूज एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल है, अच्छा टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का काम करता है फॉरेन की, ये आंसर फॉरेन की का हो जाएगा। आपको बताए थे, ये सब की पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। उसका की यूज टू सॉर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा, नहीं सॉर्ट करने का काम नहीं करता, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रो को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 BPSC 3 का क्वेश्चन है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फाइल ऑपरेशन, मतलब कॉमन फाइल ऑपरेशन इसमें क्या होता है। देखिए फाइल क्या होता है, फाइल और फोल्डर क्या होता है समझ लीजिए। पहले बताए थे फोल्डर, फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक ऐसा लोकेशन होता है जिसके अंदर हम लोग को इस डेटा को सेपरेट करके रखते हैं, और एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर रख सकते हैं, लेकिन एक फाइल के अंदर दूसरा फाइल नहीं रख सकते हैं। फाइल का मतलब डेटा होता है, जिसके अंदर एक्चुअल में डेटा रखा जाता है वो फाइल होता है, और फाइल को हम किसी फोल्डर के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो फोल्डर पर फाइल पर कौन कौन ऑपरेशन कर सकते हैं, फाइल को हम बना सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों काम हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे आइए, चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। क्वेश्चन 12 लेके आए थे और बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था, आप चैनल से जुड़े रहें। आपको अगर किसी तरह का डाउट रहता है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपने डाउट को शेयर कीजिए, ठीक है, और मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। थैंक यू।